हेलो जो जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब। ये शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर को मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा मैं परमाणु कवर कर लूं। थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। तो पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको सिंपल वे में कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा कंटेंट में देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। परमाणु तथा नाभिक। परमाणु कहते किसे हैं? तो पदार्थों को जब तोड़ा गया तो पदार्थ को तोड़ने पर उसके छोटे पार्टिकल मिले जिनको अणु कहा गया। उनको और तोड़ा गया तो उससे जो छोटे पार्टिकल मिले उनको परमाणु कहा गया। यानी सबसे पहले पदार्थों को लेकर तोड़ा गया तो तोड़ने पर जो छोटे उसके पार्टिकल मिले जिसको अणु कहा गया। इनको और तोड़ा गया और जो इनसे भी छोटे पार्टिकल मिले उनको परमाणु नाम दिया गया, एटम नाम दिया गया। तो परमाणु कहते किसे हम? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है उसको परमाणु कहा गया। ये बात डाल्टन ने बता दिया। ठीक है, पूछा गया डाल्टन से, भाई डाल्टन साहब ये बताइए परमाणु है कैसा? तो डाल्टन साहब ने कहा कि भाई देखो, ये जो आपके पास तरबूज है, तरबूज का जो अंदर का लाल भाग है वह परमाणु है और उसके अंदर जो बीज धसे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। जो बीज धसे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इस बात को बताया, ठीक है, कि इसके अंदर जो बीज धसे हुए इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने एक और एग्जांपल बताया कि देखो भाई, जो क्रिसमस है वह परमाणु है और जो इसके अंदर जो मेवे हैं वह इलेक्ट्रॉन है। ये बात हम लोग क्लास 9 वगैरह में पढ़े थे। क्लास 12 में जो एनसीईआरटी ने शुरू किया है वह शुरू किया है अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग से। यानी रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग सबसे पहले हम जानेंगे। तो इसको पहले रफ करते हैं हम और आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग। ये देखिए, रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक रेडियोएक्टिव तत्व लिया, एक रेडियोएक्टिव तत्व लिया जिसका नाम था पोलोनियम, जिसका नाम था पोलोनियम। एक रेडियोएक्टिव तत्व लिया जिसका नाम था पोलोनियम। ठीक है, और इस पोलोनियम को ये एक बक्से में बंद कर रखा था। और ये रेडियोएक्टिव तत्व है। ये पोलोनियम कैसा है? तो रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव तत्व है। इस रेडियोएक्टिव तत्व से होता है क्या? तो अल्फा किरणें निकलती हैं इनसे। ठीक है, अल्फा किरणें निकलती हैं और ये अल्फा किरण होता है क्या? तो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, यहां से क्या निकलती है? अल्फा किरणें, अल्फा किरणें निकलती हैं और ये अल्फा किरण है क्या? तो हीलियम का नाभिक है। ठीक है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अल्फा किरणें जैसे ही निकली, यहां से जैसे ही अल्फा किरणें आगे निकल रही थी तो इन्होंने एक स्लिट लगा दिया, आगे इन्होंने एक स्लिट लगा दिया ऐसे। और इस स्लिट से आपके पास अल्फा किरणें पुंज के रूप में जा रही थी, ये पुंज के रूप में जा रही थी। और आगे उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी रख दी थी। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है सोने की पतली पन्नी क्यों रखा गया? ठीक है, सोने की पन्नी रखी गई क्योंकि सबसे अगर आघातवर्धन यानी सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसके अंदर है? तो वह सोने के अंदर है। इसलिए सोने को रखा गया। यानी इतना पीटा जाए, इतना पीटा जाए, एकदम पतला बन जाए, एकदम पतला बन जाए। ठीक है, जिसके अंदर एक परमाणु हो, इतना पतला कोई और धातु को पीटने पर नहीं बनेगा। इसलिए सोने की ही पन्नी का प्रयोग किया गया। और जैसे ही प्रकाश की किरणें इस सोने की पतली पन्नी पर पड़ रही थी, ठीक है, यहां से निकल रही थी, इसको भेद कर निकल रही थी। जिस पॉइंट पर पड़ रही थी उस परमाणु को भेद कर आगे निकल रही थी और आगे, ठीक है, आगे एक फोटोग्राफी प्लेट को रखा गया था। आगे एक ये फोटोग्राफी प्लेट था, फोटोग्राफी प्लेट को रखा गया था और ये अल्फा किरणें जहां पे पड़ रही थी उस फोटोग्राफी पर प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। यानी वहां पे एक धागा, एक, ठीक है, वहां पर एक धागे नुमा यानी धब्बा, ये धब्बा नुमा ऐसे बन जा रहा था जहां भी पड़ रही थी। इसको कहते थे प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी ये किरणें।
तो इस तरह से इनकी पूरा का पूरा प्रायोगिक व्यवस्था था और उस पूरे व्यवस्था को इन्होंने एक निर्वात में बंद कर रखा था। इस निर्वात के अंदर उन्होंने बंद कर रखा था, यानी जिसके अंदर वायु न जाए इसको अंदर बंद कर रखा था और जो भी अल्फा किरणें जाएं इन पर वायु का कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए इस पूरे प्रायोगिक व्यवस्था को निर्वात में बंद रखा था। इतनी बात समझ गई। ये अल्फा किरणें, ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट पर जैसे ही पड़ रही थी यहां पर प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। अब इस प्रायोगिक व्यवस्था से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। तो हमने लिख दिया पूरा। देखिए हमने लिखा कि अल्फा कण प्रकीर्णन के से निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकले, तो अधिकांश अल्फा कण स्वरपथ से बिना विक्षेपित हुए यानी बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, सीधे के सीधे निकल जाती हैं। ये जो हमारा पास परमाणु है, ये जो परमाणु है, ठीक है, इस परमाणु से जैसे ही अल्फा कण जा रही हैं तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ, यह निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि अल्फा जो कण है वह सीधे इसलिए निकल जा रही हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है इसलिए ये अल्फा कण सीधे सीधे निकल जा रही हैं। अपने दूसरे परीक्षण में उसने देखा, ये निष्कर्ष निकाला देखने के बाद कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं। यानी कुछ अल्फा कण ऐसे जा रही थी और अपने मार्ग से ऐसे विक्षेपित हो जा रही थी, घूम जा रही थी। कुछ अल्फा कण ऐसे जा रही थी, अपने मार्ग से ऐसे घूम जा रही थी, विक्षेपित हो जा रही थी। इसने कहा कि भाई कुछ अल्फा कण है जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्फा कण है, ये जो अल्फा कण है ये तो धनावेशित होती हैं। ये हीलियम का नाभिक होता है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये धनावेशित कण है, ये धनावेशित कण है, यानी यह धनात्मक कण होती है। अब ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस परमाणु के अंदर कोई धनावेश है, इसलिए धनावेश को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेगा। बीच में कोई धनावेशित कण है, इसलिए ये धनावेशित जो कण है, यहाँ पे कोई धनावेशित कण है, इसीलिए इस धनावेशित कण के पास ये धनावेशित जैसे ही आ रही है तो ये विक्षेपित हो जा रही है, दूर भाग रही है। इससे स्पष्ट हो गया, यानी कहा कि किसी धनावेशित वस्तु से ये विक्षेपित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये विक्षेपित जो हो रही है वह किसी न किसी धन आवेशित से ही विक्षेपित हो सकती हैं, जो कि अल्फा कण ऑटोमेटिक धनावेशित होती है। तो ये विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब बीच में कोई धनावेशित है, इसलिए विक्षेपित हो रही है। इसलिए कहा कि विक्षेपित हो जाती है, अतः यह किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकती है। तीसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण लगभग 8000 या 20000 में से एक अल्फा कण ऐसी है जो विक्षेपित हो रही है 180 अंश के एंगल पे, यानी वह जैसी अल्फा कण ये जा रही है और यहां से टकराकर वापस लौट आ रही है। ये जा रही है और लौट आ रही है, विक्षेपित हो जा रही है। लगभग कितने में से 8000 या 20000 में से एक अल्फा कण ऐसा दिखाई उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वह अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है और इसी केंद्र को कहा उसने नाभिक, और रदरफोर्ड ने ही इसी नाभिक की खोज की। यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो ये इसलिए लौट आई है, इसका मतलब कोई ना कोई धनावेशी जो कण है वह इस सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, इसीलिए ये अल्फा कण वापस लौट कर आ रही हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उनका था। फिर उन्होंने आखिरी ऑब्जर्वेशन ले लिया कि अलग अलग धातुओं के पन्ने लिए ऑब्जर्वेशन किए तो अलग अलग उनको विक्षेपित मिला। ये पूरा का पूरा इनका विक्षेपित है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है पेपर से दृष्टि से। तो अब जब ये अल्फा कण जा रही हैं और यहां से लौट कर वापस आ रही है नाभिक से कुछ दूर से ही, तो इस कितनी दूर से ये लौट कर आ रही है इसका आकलन किया गया। इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कितनी दूर से वापस लौट कर आ रही है, इनके बीच में गैप कितनी है, इसको दर्शाते हम लोग हैं आर नॉट से। किससे दर्शाते हैं? आर नॉट से। ठीक है, आर नॉट से, इसके बीच की दूरी को। ठीक है, और इसका हम लोग आकलन कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका आकलन हम करते हैं। ये हमारे पास नाभिक है और मान लीजिए ये अल्फा कण जा रही है, ये अल्फा कण जा रही है और अल्फा कण यहां से तक पहुंची। तो जब कोई अल्फा कण जाती है, यानी अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक, यानी इस पर चार्ज कितना है? 2। ठीक है, कितने चार्ज हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है।
यानी 2e है। कितने हैं? 2e है। अल्फा कण है तो प्लस का 2e है। अब धनावेश है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए वापस लौट कर ये चली आई। तो कितनी दूरी से लौट कर आई, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो जब कोई अल्फा कण आगे बढ़ रही होती है तो वो अपनी गतिज ऊर्जा लेकर आगे बढ़ रही होती है। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है वह k है, ठीक है। मान लीजिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? k है। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, अब यहां तक पहुंची, तो यहां से लौट कर वापस आएगी, तो एक क्षण के लिए जरूर रुकेगी। यहां पे जब रुकेगी तो वह गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 2e जो चार्ज है आपके पास स्थितिज, ये इलेक्ट्रॉन, और ये नाभिक है, नाभिक पर भी चार्ज होता है कितना? z का मतलब नाभिक का परमाणु क्रमांक, और e का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल लगेगा, यानी वह गतिज ऊर्जा जो जा रही थी वह स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है कितनी? स्थितिज ऊर्जा u बराबर हो जाएगा आपके पास, और गतिज ऊर्जा k, ये दोनों आपस में यहां पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कितनी दूरी से ये लौट कर वापस आई, r0। और यहां से आपको सवाल पेपर में देखने को मिलता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, इसको रफ करते हैं, ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं, गतिज ऊर्जा होती है 12mv², और स्थितिज ऊर्जा होती है दो बिंदु आवेश जो है इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होती है, हमने पहले चैप्टर, ठीक है, से ही आपको कह रहा है, पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए। तो हम लोग निकाले हैं u बराबर, ठीक है, q1 q2 अपान में r, ठीक है, k, ये आपके पास होती है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहां से हो जाएगा k, q का मतलब 2e इंटू में ze अपान में 20 की दूरी कितनी है? r0, ठीक है, ये हो जाएगी r0। r0 में निकालना है तो r0 को यहां भेज दीजिए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r0 बराबर 2 से 2 में मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। k 2 2 जा 4 के ई ze² अपान में m नीचे जाएगा और v² भी नीचे जाएगा। देखिए आप, r0 यहां पे आ गया, ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो गया, k हो गया, ze² हो गया, और नीचे m चला जाएगा और v² चला जाएगा। ये हो गया आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहां से? ये इतनी दूरी से यह जाएगी और लौट कर वापस चली जाएगी, ये अल्फा कट जाएगी और इतनी दूरी से लौट कर वापस चली जाएगी। अब इस पर हम एक सवाल लेते हैं, एक दो, ठीक है। सवाल नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कह रहा है एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 6.4 × 10⁻13 जूल है, सोने के नाभिक के कितने निकट तक पहुंच सकती है? यह अल्फा कण जा रही है, ठीक है, यह कितने निकट तक पहुंच सकती है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी r0 की वैल्यू निकालनी हमको है। फॉर्मूला आपके सामने है, ये सवाल 2001 में पूछा हुआ है। तो यहां से गतिज ऊर्जा है आपके पास, गतिज ऊर्जा ने काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, ये बराबर u का मतलब ये, ठीक है, u का मतलब ये 1/4 पाई, इसके मैं वैल्यू लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये 2 इंटू ze² अपान में r0। तो r0 यहां पे k यहां पे चला जाएगा, तो r0 बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 इंटू में 2, ये z है, यानी सोने की बात कहा उसने है, तो z का मान होता है कितना? 79, ठीक है, 79। तो यहां पर रख देंगे 79 इंटू में e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे अपान में r0 यहां पे चला जाएगा तो k यहां पे चला जाएगा, और k की वैल्यू आपके पास है 6.4 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है। करेंगे तो मिलेगा हमको r0 की वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। आइए रदरफोर्ड की कमियों को देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने कहा भाई जो परमाणु है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, यह अपनी जो वेग से चक्कर लगा रहा होता है वह वेग परिवर्तनशील है, क्योंकि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है।
यानी इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है तो अपनी दिशा को बदल रहा होता है, यानी त्वरित हो रहा होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन जो है वह त्वरित है। अब जब इलेक्ट्रॉन त्वरित है तो मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है, ठीक है, मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है भाई कि जब कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है, त्वरित होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहां से मैक्सवेल के सिद्धांत से यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, यानी ऊर्जा में कमी आ रही है। और जब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंदर कमी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गोल गोल घूमते घूमते धीरे धीरे नाभिक की तरफ जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा। जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी परमाणु अस्थायी हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अपने आप स्वतः ही नष्ट नहीं होता है, यानी हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है वह परमाणु का अस्थायी होता है। इस तरह से यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा कहानी इनका सुनिए। तो पहली कमी थी, ये तो पहली कमी थी। दूसरी कमी क्या थी इनकी कि जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो स्पेक्ट्रम जो होगा वह सतत आनी चाहिए, ठीक है, यानी यहां से स्पेक्ट्रम जो होगा वह सतत आनी चाहिए, लगातार आनी चाहिए, कंटिन्यूअस आनी चाहिए। जब इस स्पेक्ट्रम को, ठीक है, हम फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर देखते हैं तो ये सतत आनी चाहिए, लेकिन इनका जो स्पेक्ट्रम था वह फोटोग्राफी प्लेट पर देखा गया तो ये सतत नहीं आ रहा था, ये सतत नहीं आ रहा था, यह रेखीय आ रहा था, रेखीय आ रहा था, ठीक है, रेखीय आ रहा था। यानी ऊर्जा का ह्रास जब करता है तो स्पेक्ट्रम जो होगा वह सतत आनी चाहिए, लेकिन इनका स्पेक्ट्रम रेखीय आ रहा था, इसलिए इनके परमाणु की व्याख्या करने में ये असफल रहे। ये दो मेजर कमियां थी। आइए हम इसको नोट करते हैं कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में ये असमर्थ रहे। क्यों? क्योंकि लिखा है मैंने, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ये जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अभिकेंद्रित त्वरण होता है, यानी त्वरित है। मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा तो ऊर्जा की कमी आएगी, तो ये जाकर इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएगा, और टकराएगा इसका मतलब परमाणु अस्थायी हो जाएगा। हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी है। आइए यहाँ पे मैक्सवेल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की कमी आएगी, और जब ऊर्जा में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। जब नाभिक से टकरा जाएगा इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी परमाणु का अस्थायी हो जाएगा, यानी परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी है, इसका मतलब इन्होंने अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। दूसरा पॉइंट बहुत छोटा लिखा हूं मैं कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी यह असमर्थ रहे। ये जो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होना चाहिए, हमको स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होना चाहिए वह सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार ऐसा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। जबकि इनको ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा था, रेखीय मिल रहा था, इसलिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये असफल रहे। यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इनके बोर के परमाणु मॉडल का। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा रफ करूंगा इस बार, ठीक है, और पढ़ेंगे हम लोग बोर के परमाणु मॉडल। आइए बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने कहा कि देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनकी ऊर्जा स्तर भी निश्चित होती है। यह अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी ऊर्जा स्तर निश्चित होती है, और इस निश्चित कक्षाओं की निश्चित ऊर्जाएं होती हैं। लोगों ने कहा ठीक बात है, ये बताइए इस निश्चित कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित कितनी होती है? तो कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन भी वेग से चक्कर लगा रहा होता है, जिसकी अगर त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा mvr होगा, वह NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। आइए इस बात को हम लोग लिखते हैं पहले, उसके बाद से आगे हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट में कहा कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इनकी कक्षाएं जो होती है वह निश्चित होती है, और इन कक्षाओं को कहा गया ऊर्जा स्तर।
इनको कहा गया ऊर्जा स्तर, इनको कहा गया ऊर्जा स्तर। इनको अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी निश्चित होती है और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। साफ कॉन्सेप्ट ने हटा दिया रदरफोर्ड का। दूसरी बात कहा भाई, लोगों से उनसे पूछा गया क्या कि ऊर्जा का कितना कितना ऊर्जा होती है। अगर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इस कक्षा की ऊर्जा कितनी है, या इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इस कक्षा की ऊर्जा कितनी है। तो उसने कहा कि भाई जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है वह h/2 का पूर्ण गुणज होता है, यानी mvr बराबर h/2। n क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी ये सेल हैं, कोषों की संख्या है, यानी कक्षाओं की संख्या है। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3, यानी कक्षाओं की संख्या है। मान लीजिए पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो r1, भी वेग है v1, पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है r1, वेग है v1, m द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो जो mv1r1 होगा वह h/2 के पूर्ण गुणज होगा। यदि दूसरी कक्षा में चक्कर, ये 1 n का मतलब 1, यानी वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो त्रिज्या होगी r2, इसका वेग होगा v2, ठीक है, और द्रव्यमान होगा m, तो ये हो जाएगा mv2r2 बराबर हो जाएगा h/2। और दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो 2। अगर तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो त्रिज्या हो जाएगी r3, इसका वेग हो जाएगा, ठीक है, v3, और द्रव्यमान हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा mv3r3 इक्वल टू में h/2, और ये तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट्स कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर आते हैं। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इस परमाणु की त्रिज्या कितनी है, इस परमाणु का वेग कितना होगा। आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं परमाणु की त्रिज्या और वेग का। परमाणु की त्रिज्या की गणना कर लेते हैं हम लोग, हैं बहुत सिंपल है। ये हमारे पास नाभिक है, ये परमाणु हमारे पास है, परमाणु ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो mvr जो होगा वह nh/2 के बराबर होगा। यहां से v की वैल्यू निकल कर आएगी nh/2, m और r डिवाइड में आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर h² 4π² m² r², समीकरण नंबर 1। अब मुझे पता है कि ये नाभिक की तरफ यानी केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल mv²/r, और ये जो बल होगा वह इन दोनों के स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, k q1 q2 यानी z e इंटू में e अपान में r², बीच की दूरी है ये इसकी r, k q1 q2 अपान r², r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v² की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू z² अपान में m नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा r इंटू में m, दोनों ही v² की वैल्यू है। समीकरण नंबर 2 कह लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से लिखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से n h², ध्यान से देखिएगा, 4π² m² r², ठीक है। इसको देखिए बराबर करते हैं इसके हम 1/4π ε0 ze² अपान में r इंटू में m। देखिए एक r से एक r खत्म, एक m से एक m खत्म, पाई 4 से 4 खत्म, π² से पाई खत्म। अब देखिए r आएगा इधर, इंप्लाइड है, टेबल में लिखूंगा r बराबर, देखिएगा एक ही लाइन में, यहाँ पे r इधर आएगा तो z e इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो z e देखिए e² z है, e² z मैं ऐसे लिखा हूं, ये एप्सिलॉन इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h² ε0 और n² मैं यहां पे लिखा हूं, ठीक है,
देखिए नीचे क्या बचा अभी, पाई एम, ये बचेगा पाई और बचेगा एम, और कुछ बचा हुआ है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। देखिए जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, एम हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये पूरी वैल्यू नियतांक होता है, ठीक है, और ये त्रिज्या की वैल्यू होती है पूरा, ये वैल्यू नियतांक होती है, और इसका मान होता है आपके पास 0.53, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपान में जेड, ठीक है, एन स्क्वायर अपान में जेड, ये निकल कर आएगा त्रिज्या की वैल्यू, ये इतना एंगस्ट्राम होता है। क्योंकि जेड जो होता है परमाणु क्रमांक की चीजें चेंज होती रहती है, हाइड्रोजन के लिए अलग, हीलियम के लिए अलग, लिथियम के लिए अलग। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है 1, तब कितना हो जाएगा आर बराबर 0.53 एन स्क्वायर, ठीक है, और अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग होगा, एन बराबर 1 के लिए अलग होगा, एन बराबर 2 के लिए अलग होगा, ठीक है, तो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग होगा। अब परमाणु की त्रिज्या की गणना हो गई, अब वेग की गणना कर लेते हैं हम लोग, वेग की गणना, ठीक है, वेग की गणना। अब देखिए यहाँ पे v बराबर हमारे पास है, v बराबर है एन एच अपान में 2 पाई एम आर, ठीक है, और r की वैल्यू उठाकर सीधा सीधा इसमें रख दीजिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम समीकरण 3, और कहेंगे समीकरण 3 में r का मान रखने पर रखते हैं, v बराबर हो जाएगा एन एच अपान में 2 पाई एम, r की वैल्यू यहां पे है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, और ये चीजें पलट कर सीधे नीचे लिखेंगे तो पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर लिखते हैं इसको, पाई एम स्क्वायर ई स्क्वायर, सॉरी एम ई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, नहीं जेड स्क्वायर नहीं, सिर्फ जेड है, ठीक है, ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड, पाई एम ई स्क्वायर जेड, हो गया, कुछ कट रहा है, एन से एन खत्म हो जाएगा, एक एस से एक एस पे खत्म होगा, पाई से पाई खत्म होगा, एक एम एम खत्म होगा, बचेगा क्या यहाँ पे, v बराबर ई स्क्वायर जेड बचा हुआ है इधर, 2 एक h बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, और एक n बचा हुआ है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये v की वैल्यू निकल कर आएगी, ये वैल्यू नियतांक होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास v बराबर, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपान n, ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो v बराबर निकल कर आएगा 2.18 इंटू 10⁻6, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n अपान में n, अपान में n, इतना मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू पूरा का पूरा फाइनल निकल कर आने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। अब हम लोग ऊर्जा की गणना कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करूंगा मैं, ऊर्जा की गणना करूंगा, ठीक है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होगा, आपको पता है ये जेड ई है, नाभिक है, और ये परमाणु आपके पास है, ये कक्षाएं है N1, ये अलग अलग कक्षाएं है N2, ठीक है, ये ऊर्जा स्तर है E1 E2 अलग अलग, इनकी अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे, ठीक है, तो ऊर्जा की आप गणना यहां से कर लेंगे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या की हम लोग गणना कर चुके थे, और वेग की भी गणना हम लोग कर चुके थे, v वेग से जो गति कर रहे हैं इसकी गणना भी हम कर चुके थे। अब ऊर्जा की गणना करनी है, तो ऊर्जा कितना होगा, तो देखिएगा ये गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, यानी यहां पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा भी हो, स्थिर वैद्युत बल लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है। अब कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा, यानी हमें निकालना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो हमें इसकी कुल ऊर्जा पता चल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, वी का मान हमारे पास है यहाँ पे, ये हो जाएगा ई स्क्वायर जेड
अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट HN, ठीक है, पूरे का है स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए, ये बनेगा 1/2 M e के पावर 4 Z स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है, कोई कटने वाला तो है नहीं। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्थिर वैद्युत बल लगेगा, ठीक है, तो होता है Q1 Q2, चिन्ह सही तरह रखें ZE, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो माइनस का E गुणे में, और बीच में की दूरी R, ठीक है। अब यहां से R की वैल्यू हम लोग रख देंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग यहां से R की वैल्यू रख लेते हैं, R की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा U बराबर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर, ये माइनस सामने आ जाएगा, R की वैल्यू रखते हैं, R की वैल्यू यहां पे है H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर, और पूरे के बटे में ही जाएगा पाई M E स्क्वायर Z, इस पूरे का है आपके, सॉरी ये चीजें हैं आपके पास, लेकिन ध्यान देखिए ये चीजें पलट कर ऊपर जाएंगी, तो ये चीजों को मैं ऊपर लिखता हूं तो सीधा मल्टीप्लाई ऊपर में लिखूंगा पाई M E स्क्वायर Z, और ये पलट कर कहां चला गया ऊपर। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये आपके पास ध्यान से देखिए कुछ और कटने वाली चीजें हैं, रखते हैं U बराबर हो जाएगा माइनस का कितना Z E के पावर 4 M, इस Z और Z मिलकर Z स्क्वायर हो जाएगा, है ना, Z स्क्वायर E के पावर 4 M, नीचे देखिए क्या बच रहा है 4 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यानी H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा, और सिंपल है, ध्यान से देखिए अभी Ke की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है इतनी, और स्थिति ऊर्जा इतनी आपके पास है। ये देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आप देखिए M E के पावर 4 Z स्क्वायर, M E के पावर 4 Z स्क्वायर, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा ये सेम है, ठीक है। तो 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ते हैं, कुल ऊर्जा E बराबर निकल कर आएगा ये 1/2, ठीक है, M E के पावर 4 Z स्क्वायर अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, प्लस यानी माइनस का M एप्सिलॉन के पावर 4 Z स्क्वायर 4 H स्क्वायर 4 H स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना E इक्वल टू कुल माइनस का माइनस में आएगा, तो ये पूरा का पूरा सेम है वैल्यू, ठीक है, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो 1/2, ये पॉजिटिव में है, ये एक निगेटिव में है, तो माइनस का 1/2 ही आएगा, ठीक है, माइनस का 1/2 आएगा, और ये पूरी वैल्यू M E के पावर 4 Z स्क्वायर अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो E बराबर हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू होती है माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपान में N स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर लेते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, तो 1 रखते हैं, तो यहां से आएगा एनर्जी U इक्वल टू E इक्वल टू माइनस का 13.6 और अपान में N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास आंसर। अब अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग ऊर्जाएं होंगी, पहली कक्षा में N1 रखेंगे, पहली कक्षा की N2 रखेंगे, दूसरी कक्षा की N3 रखेंगे, तीसरी कक्षा की, इस तरह से अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग ऊर्जा होगी। अब इस आधार पर हम लोग व्याख्या करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है,
तो यहां से इससे संबंधित एक दो सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आधार अवस्था में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 ऊर्जा अवस्था में इसकी ऊर्जा बताइए कितनी होगी। तो तीसरी कक्षा में ऊर्जा पूछ रखा है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 3 रखना है आपको, सॉल्यूशन करेंगे तो E बराबर हमारे पास है माइनस का 13.6 अपान, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं लिखा हूं यहाँ पे n स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखते हैं तो E बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 13.6 बटे में 3 का स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे 3 3 का 9 से भाग कर देंगे। E बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 9 का 9.14 बचेगा यहाँ पे। अगले लेक्चर में मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरे की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए पूरा का पूरा मैं व्याख्या करता हूँ और पूरे श्रेणी को मैं व्याख्या करता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बस आज सीखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।